गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लोगों की मांग पर आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम लोग जितना भी वीडियो था हमारा वो क्लास 12 का था, लेकिन आज से हम कोशिश कर रहे हैं कि साइंस का वीडियो क्लास 10th का भी आप लोगों तक पहुंच जाए ताकि आपको सावधानी हो पढ़ने में। इसलिए आज हम निर्णय लिए हैं कि आज से हम लोग एक वीडियो क्लास 10th का देंगे और एक वीडियो हमारा क्लास 12th का रहेगा। और क्लास 10th के बच्चों के लिए खासकर ये है कि हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आगे बहुत ही अच्छा से पढ़ना होता है उसको हम पहले ले रहे हैं, और जो रेस्ट पार्ट जो चैप्टर होगा उसको हम फिर आकर ऑफलाइन ख़त्म करेंगे। तो अभी हम ऑनलाइन जो स्टडी करने वाले हैं वो चैप्टर हमारा 4th चैप्टर है जिसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना अगर नोट कॉपी को खोले हुए हैं वहाँ पे तो नोट डाउन करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। और जब यहाँ पर यूट्यूब पर जब आप लोग पढ़ लिए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से आप इसे पढ़ें। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस अगर नहीं भी होगी तो अगर आपको ये अच्छा से समझ में आ गया है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम एक बार फिर सभी को गुड मॉर्निंग। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं पवन कुमार जीनियस जोन हुलासगंज कोचिंग से आपके द्वार तक पहुंच रहा हूं और आपको ज्ञान की बातें बांट रहा हूं। तो आप अपने चैप्टर का नाम लिखिए बोर्ड पर, विद्युत धारा। ये हमारा 4th चैप्टर है और ये फिजिक्स का है। आप लोग कॉपी में जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा ना उसको आप नोट डाउन करिएगा और उस पॉइंट को पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे अभिनंदन ग्रुप्स या फिर वाइब्रेंट क्लासेस जो हमारा है इस्लामपुर का, उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिजिक्स में हमारा 4th चैप्टर है वो हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट जो बेसिकली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग को एग्जाम के व्यू से। सो इसे समझना बहुत ही आसान तरीका भी है और इसको समझाने के लिए हम बेहद प्रयास करेंगे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने के लिए। सबसे पहले विद्युत धारा। तो विद्युत धारा है क्या? तो विद्युत धारा से मतलब क्या है? तो जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि बिजली आ गई, मतलब लाइन आ गया, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड विद्युत धारा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो नॉर्मली जो विद्युत धारा जो है ये कुछ नहीं है भाई, आवेश का प्रवाह है। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कह सकते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को नॉर्मली क्या बोला जाता है? विद्युत धारा। तो जब आवेश प्रवाहित होगा तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी तार है तो तार के सहारे तो आवेश का प्रवाह हो रहा है, और जब आवेश का प्रवाह हो रहा है यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो आप लोग समझ जाना कि वहां विद्युत धारा बहना तय है। तो नॉर्मली हम लोग बोलेंगे कि आवेश का प्रवाह तो है ही, साथ में किसका प्रवाह है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बहवाने के लिए, प्रवाहित करवाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। और इलेक्ट्रॉन एक कैसा आवेशित कण है? आप सभी लोग इससे जागरूक हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा कण होता है? ऋण आवेशित कण। और याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज होता है। ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग को अक्सर पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। इस सभी को बात क्लियर हो गई? हाँ, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? कॉपी आप अपना निकाल दीजिए और उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आप लिखते चलिएगा और जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसको हम डिटेल में करते जाएंगे। जो हमको लगेगा कि आपको शायद समझ में नहीं आया तो उसको हम बार बार रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है कि
तात्पर्य होता है, मतलब इसका मतलब है, तात्पर्य होता है कि तारों से होकर आवेशों का प्रवाह। तात्पर्य होता है कि तारों से होकर आवेशों का प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अगले पॉइंट में, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि परमाणु जो है वो उदासीन होता है। परमाणु जो है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। और परमाणु जो है 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, ये सभी को पता है। तो परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। क्या होता है? एक नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर जो कक्षा है उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो है लगातार क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेशित कण होता है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि प्रोटॉन पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। वो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन इतना ही चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमारे ऊपर किस पर होता है? प्रोटॉन पर। और कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर जो है वो कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस पर चार्ज नहीं है, इक्वल चार्ज है, जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो टोटल जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन। तो हमारा परमाणु जो ओवरऑल है ये कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। तो पढ़े होंगे कि एटम्स आर न्यूट्रल, मतलब परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, परमाणु की रचना 3 मौलिक कणों से होती है। परमाणुओं की रचना 3 पॉइंट देख लिखिएगा, परमाणुओं की रचना 3 मौलिक कणों से होती है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वाले कक्षाओं में, लगातार चक्कर लगाते रहता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट नोट में लिखिएगा इसको, कि परमाणु विद्युततः उदासीन होता है। परमाणु विद्युततः उदासीन होता है। ये सभी को समझ में आ गया? इसमें किसी को अगर डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे कि कोई भी परमाणु, ठीक है, कोई भी पदार्थ, परमाणु यानी कि कोई पदार्थ के बारे में बात करते हैं, तो अगर कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन को खोता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन को खोता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब वो धनावेशित हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, ये बात एक सोडियम से समझ में आता था जब हम लोग रिएक्शंस लिखते थे कि जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा था तो Na+ बनाया था। ये याद होगा आप लोग को। सोडियम क्या किया था? सोडियम है हमारा 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम में क्या किया गया? तो 1 इलेक्ट्रॉन जब लॉस किया था, मतलब ये अपने त्याग किया था, तो यहाँ पर ये Na+ बन गया था।
समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो वो धनावेशित बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लेगा तो वो ऋणावेशित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्लोरीन का बार बार एग्जाम्पल लेते हैं, 2 8 7। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, क्लोरीन को, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, Cl-। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लिया है, और जब इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर जो चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को खोया है तो वो उस पर जो चार्ज आएगा पदार्थ पर वो कैसा आ जाएगा, धनावेशित। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ होना चाहिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, त्याग करता है, तो उस पर धनावेशित चार्ज आ जाएगा, धनावेशित हो जाएगा वो। और अगर इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। पॉइंट आप लिखिएगा, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोकर, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोकर धनावेशित हो जाता है, तथा 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 इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई भी पदार्थ, इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई भी पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, एक नोट में पढ़ लिखिएगा, आवेश संरक्षित रहता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा। आवेश जो होता है ना वो संरक्षित होता है, ना तो इसको आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आवेश को क्या माना गया है, संरक्षित। ठीक है, तो लिखिएगा पॉइंट नोट में, आवेश संरक्षित रहता है, उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये है आवेश का कहानी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला हेडिंग आप लोग डालिए, चालक। चालक आप लोग इससे पहले भी क्लास 8 में पढ़ चुके थे, बट फिर से हम इसको आगे ले चलते हैं। हेडिंग डालिएगा चालक। आप लोग क्लास 10th में, तो चालक का तो सिंपल ही परिभाषा भी रहेगा। ठीक है, आप लोग क्लास 10th में तो चालक का नॉर्मली हम लोग सिंपल परिभाषा लिखेंगे। तो चालक किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ होना चाहिए जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। जितना भी तार है, जैसे कॉपर वायर, ठीक है, ये भी चालक है। ठीक है, क्योंकि इससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। एल्युमिनियम वायर है, एल्युमिनियम का तार, ये इससे भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, तो ये भी क्या है, हमारा चालक है। ठीक है, और बात करते हैं कि भींगी हुई लकड़ी का बात करेंगे, तो भींगी हुई लकड़ी में पानी है, वाटर है, तो वाटर में आयंस होता है, तो आयन क्या करता है, उसको विद्युत धारा को प्रवाहित करवा देगा, और जब विद्युत धारा को प्रवाहित करवा दी तो वो क्या बन गया, चालक बन गया। पर डिस्टिल्ड वाटर का अगर बात करेंगे हम लोग, डिस्टिल्ड वाटर जो बैटरी में पानी यूज होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो चालक नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें आयन प्रेजेंट नहीं है, उसमें आयन्स को निकाल दिया जाता है। तो जब आयन से नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पानी डिस्टिल्ड वाटर होता है बैटरी में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पानी जो है वो चालक नहीं होता है, क्योंकि उसमें आयंस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल में आप पहले तो परिभाषा लिखिएगा, वैसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, कॉपर का तार, कॉमा एल्युमिनियम का तार, कॉमा एल्युमिनियम का तार, कॉमा लोहा, कॉमा लोहा। ठीक है, अगला हेडिंग विद्युत रोधी। अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, विद्युत रोधी। देखिए, विद्युत रोधी को हम लोग अचालक भी कहते हैं। विद्युत रोधी को दूसरा नाम अचालक है, और इंग्लिश में अगर बोल सकते हैं तो इंसुलेटर, और चालक को क्या बोलते थे, कंडक्टर बोलते थे। तो विद्युत रोधी का परिभाषा भी उसी तरह से, वैसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे। वैसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम लोग विद्युत रोधी या फिर अचालक कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लोग प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, ये सब चीज से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है।
ठीक है। और वो जो हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का एग्जाम्पल जो देख रहे थे वो भी इसी की कैटेगरी में आया। लिख लीजिएगा डिस्टिल्ड वाटर, ये सब विद्युत रोधी पदार्थ है। ठीक है, अब एक बात करते हैं, इन दोनों के बीच अंतर लिख लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, चालक और विद्युत रोधी में अंतर। अब डिब्बा बना दीजिएगा, एक चालक का और दूसरा हमारा क्या का होगा, अचालक या फिर विद्युत रोधी। अब दोनों लिख सकते हैं, दोनों को हेडिंग ऊपर दीजिएगा, चालक और विद्युत रोधी में अंतर, और चालक का और इधर विद्युत रोधी का डिब्बा बना दीजिएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट लिखते जाइएगा, इसका पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए जल्दी। देखिए, इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, इसमें लिखेगा इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें लिखेगा इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका उदाहरण सोना, चांदी, मनुष्य या जानवर का शरीर होता है। उधर लिखिएगा, इसका उदाहरण शुद्ध जल, प्लास्टिक, रुई, लकड़ी, चीनी मिट्टी, कागज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही अंतर लिखना था। ठीक है, हेडिंग डालिए, आवेश का चालन। आवेश का चालन, इसमें आप पॉइंट लिखिएगा। आवेश का चालन से हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। ठीक है, आवेश का चालन कहने का मतलब ये है कि किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप आवेश को ले जाइएगा तो नॉर्मली जब आवेश को आप ट्रैवल करवाइएगा, चलवाइएगा, प्रवाहित करवाइएगा तो वहां पर विद्युत धारा हो जाएगी। लिखिए पॉइंट, आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को आवेश का चालन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को आवेश का चालन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, किसी चालक पदार्थ में, कोई भी पदार्थ कैसा है, चालक है, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच, किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब ये है सिंपली कि दो बिंदुओं के बीच अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा। नॉर्मली विद्युत धारा जब आएगा कब, जब आवेश का प्रवाह होगा। जब आवेश का प्रवाह ही नहीं होगा तो विद्युत धारा वहां पर सवाल ही नहीं होता कि वहां पर उत्पन्न होगा। तो नॉर्मली जब विद्युत धारा का प्रवाह करवाना है तो हमें नॉर्मली आवेश को प्रवाह करवाना होगा, और आवेश में हमारा कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। पोल्स भी रह सकता है, बट आपको सिर्फ याद रखना है अभी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए आप, एक तो कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हेडिंग डाल दीजिए, धन और धनावेश और ऋणावेश। धनावेश, और ये बोर्ड में आता नहीं उतना, बट धनावेश और ऋणावेश, बट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। पॉइंट लिखिए, कुछ पदार्थ इस प्रकार से आवेशित होते हैं। पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट एरो देंगे, कुछ पदार्थ इस प्रकार से आवेशित होते हैं जैसा कि रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच से होता है। जैसा कि रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच होता है। ठीक है, तब ऐसे पदार्थ धनावेशित हो जाते हैं। तब ऐसे पदार्थ धनावेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो रेशम का कपड़ा को अगर आप कांच से रगड़िएगा तो धनावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। धनावेशित हो जाएगा। और धनावेशित को कैसे लिखेंगे, प्लस से, ये तो आपको पता ही है। धनावेशित को कैसे लिखेंगे, प्लस से। अगला पॉइंट लिखेगा, कुछ अन्य पदार्थ इस प्रकार से आवेशित होते हैं, कुछ अन्य पदार्थ इस प्रकार से आवेशित होते हैं जैसा कि उनसे रगड़ने पर एबोनाइट हो जाता है। जैसा कि ऊन से, माफ कीजिए, ऊन से रगड़ने पर एबोनाइट हो जाता है। तो ऊन को अगर एबोनाइट का रोड से छाड़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज उस पर
हो जाता है। ठीक है, अगला इसमें लिखिएगा ऐसे पदार्थ ऋण आवेशित हो गए हैं। ऋण आवेशित का मतलब ये हुआ कि उस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज और नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, जो आवेश जो है इसका भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में मात्रक पूछ देता है कि एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और कूलाम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कूलाम को हम लोग किससे सूचित करते हैं, सी से। ठीक है, तो ये नोट में पॉइंट लिखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसे सी से सूचित करते हैं, और इसे सी से सूचित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि विद्युत धारा का जो चैप्टर है इसको हम लोग 5 या 4 लेक्चर में समाप्त कर दें। हार्डली 5 लेक्चर्स होगा इसका, और 5 लेक्चर आप बढ़िया से खूब बढ़िया से देखिएगा। और कल से आज तक तो उतना ज़्यादा टफ नहीं था, बट कल से जो वीडियो आएगा विद्युत विभव कल स्टार्ट करेंगे। आप लोग हेडिंग देकर छोड़ दीजिए, विद्युत विभव जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कल इसको हम लोग या आज ही हम लोग इसको देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेक्चर में होगा ये विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का, ये दूसरा लेक्चर में होगा हमारा विद्युत विभव, और इसको आप बढ़िया से कल देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभव होगा, फिर विभवांतर होगा, बहुत सारी चीज़ें आने बाकी है, किस तरह से श्रेणी क्रम में रेसिस्टर को जोड़ेंगे, किस तरह से समानांतर, तो वो सब आगे की बात है। बट आज वाला जो लेक्चर है वो आसान इसलिए था बिकॉज ये चीज़ आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।